के समय भी हो सकते हैं और जन्म के पश्चात भी हो सकते हैं। जो जैसे मैंने आपको नॉइज का बताया, शोरगुल, ये जन्म के पश्चात का कारण। और अगर मान लीजिए कि गर्भावस्था में गर्भवती महिलाएं कुछ तेज दवाइयों का सेवन करते हैं तो उसके वजह से बच्चे को श्रवण दोष भी हो सकता है। और कुपोषण आदि, मतलब ऐसे बहुत सारे कारण है जो गर्भावस्था के दौरान और जन्म के समय की अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए कि फोर्सेप डिलीवरी होता है या बच्चे का जो है सिर और या बच्चा जन्म के समय नहीं रोता है तो इस तरीके वजन कम होता है, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये श्रवण दोष क्या अलग अलग प्रकार के होते हैं? तो अलग अलग प्रकार के जरूर होते हैं। कैसे होते हैं? अगर हम देखते हैं श्रवण दोष को, अगर हम वर्गीकरण करते हैं, अगर ऑडियोग्राम जो मैं आपको दिखा सकता था, अभी किसी टेक्निकल समस्या के कारण मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को बाद में कभी मौका मिले तो मैं निश्चित रूप से उस चीज को दिखाऊंगा कि ऑडियोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हम एक तरफ फ्रीक्वेंसी, दूसरी तरफ इंटेंसिटी, जैसे आप लोग स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ पढ़े होंगे तो ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस, तो ओ एक्स एक्सिस में हम लोग फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं और ओ वाई एक्सिस में हम लोग इंटेंसिटी को दिखाते हैं। यानी एक सामान्य व्यक्ति जो हम लोग, जैसे आप लोग अभी सामान्य रूप से सुन पा रहे हैं तो आप, इसका मतलब आपकी जो सुनने की क्षमता है 40 से 60 डीबी के बीच में, और मैं जो भी शब्द उच्चारण कर रहा हूं उसमें कई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी भी है, मिड फ्रीक्वेंसी भी है, लो फ्रीक्वेंसी भी है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब 4000 से ऊपर की, जो 4000 हर्ट्ज, क्योंकि जो उसकी मात्रक है फ्रीक्वेंसी के वो है हर्ट्ज। तो ये जो 4000 से ऊपर की जितने भी हर्ट्ज है, जैसे मान लीजिए कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ कि जैसे बिल्ली की आवाज, मंदिर की घंटी की आवाज, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज है। और अगर लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कैसी आवाज? कुत्ते की आवाज, ड्रम की आवाज। क्योंकि हाई और लो में आपको कैसे अंतर करना है कि जो आवाज आपके कान में ज्यादा देर तक गूंजती रहेगी उसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स कहते हैं, और जो आवाज हमारे कान में कम देर तक गूंजती रहेगी उसको हम लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स कहते हैं। तो ये लो और हाई और मिड, ये फ्रीक्वेंसीज को हम लोग ऑडियोग्राम में शो करते हैं। और एक तरफ जो इंटेंसिटी की बात करते हैं उसकी मात्रक है डेसिबल। तो ये जो है -10 डीबी से लेकर 120 डीबी तक इसकी जो रेंज है, और इसी रेंज में अलग अलग, जैसे अगर हम बात करें कि हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन की आवाज तो वो 100 से अधिक डीबी का है। और अगर हम चिड़िया की चू चू करने की आवाज को देखते हैं तो 20 डीबी या 15 डीबी की आवाज है। और जो सामान्य व्यक्तियों की आवाज है वो 40 से 60 के बीच में रहता है। तो यानी अगर हम सारे वाणी ध्वनियों को ऑडियोग्राम में रखते हैं तो उसमें वो एक केले की आकृति का लेता है रूप, उसको हम लोग स्पीच बनाना कहते हैं। तो यानी हमारी जो वाणी ध्वनियां है वो स्पीच बनाने के मध्य आता है। तो यानी 40 से 60 के डीबी के बीच में हमारी सभी वाणी ध्वनियां होते हैं। और उन वाणी ध्वनियों को अगर कोई व्यक्ति सुनने में असमर्थ होता है तो हम लोग या तो कान को ऐसे करके हम लोग कहते हैं कि बोलो, कोई व्यक्ति है जिसका एक तरफ का कान सही है दूसरे तरफ का नहीं, तो आप जनरली देखते होंगे वो जिस कान से उसको अच्छी सुनाई देता होगा उस कान को वाणी ध्वनि की ओर ले जाए। तो ये मात्रा के आधार पर हम लोग इसको डिफरेंट तरीके से हम लोग बांटते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग नॉर्मल हियरिंग की जिसकी बात करते हैं कि अगर व्यक्ति नॉर्मल हियरिंग की बात होता है तो उसकी जो श्रवण दोष की मात्रा, श्रवण क्षमता की मात्रा है -10 डीबी से 25 डीबी के मध्य रहेगा। यानी 25 डीबी से कम भी आवाज होती है तब भी उसको सुनाई देगा, और उससे ऊपर तो उसको आराम से सुनाई देगा। और अगर हम आते हैं माइल्ड में तो 26 से 40 डीबी, यानी उस व्यक्ति को 26 से 40 डीबी तक ही आवाज सुनाई देते हैं, उससे नीचे की आवाज सुनाई नहीं देते हैं। फिर आते हैं 41 से 55। 41 से 55 कौन होते हैं? मॉडरेट कैटेगरी के होते हैं, मध्यम। तो इनकी जो ये है कि ये 40 डीबी से कम आवाज जो होगी उसको वो सुन नहीं पाएंगे। फिर आते हैं 56 से 70। 56 से 70 हम लोग किसको कहते हैं कि जिसको मॉडरेटली सीवियर, यानी उनको 56 डीबी से कम की आवाज सुनाई नहीं देगी।
71 से 90 आते हैं सीवियर यानी गंभीर। तो इनको हम लोग देखते हैं कि 70 डीबी से अगर कम आवाज होगी तो ये सुन नहीं पाएंगे। और एक होते हैं प्रोफाउंड, जिसको हम लोग 91 एंड अबव कहते हैं, यानी 90 डीबी से जो भी आवाज होंगी नीचे। तो आप सोचिए कि एक ऐसा बच्चा है जिसकी सुनने की क्षमता है 90 से 120 के मध्य, तो आपकी बात वो सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। तो इस स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन श्रवण दोष की गंभीरता के आधार पर अगर हम श्रवण दोष को वर्गीकरण करते हैं तो ये होता है। और अगर ऑडियोग्राम में हम इस प्रकार की लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग कई प्रकार की श्रवण दोष को देखते हैं। तो सबसे पहला है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस कब होते हैं? जब हमारे कान के मध्य भाग और बाह्य भाग प्रभावित होते हैं। यानी अगर किसी के बाह्य कर्ण जो आपको बाहर दिखाई देता है वो अगर प्रभावित होता है, या मध्य कर्ण जैसे कान की नलिका है या पर्दे हैं या हड्डियां हैं, तो ये जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं, 3 हड्डियां हैं शरीर की, वो है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये 3 हड्डियों के जो नाम है, ये 3 हड्डियां भी हमारे सुनने में मददगार साबित होते हैं। तो ये बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण में अगर प्रभावित होता है कोई भी अंग और उस वजह से हम लोग को सुनाई नहीं देता है, तो हम लोग उसको कंडक्टिव या संवहन श्रवण दोष कहते हैं। दूसरा है संवेदी तंत्रिका श्रवण दोष। संवेदी तंत्रिका श्रवण दोष या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस किसको कहते हैं हम लोग? कि हमारे जो कान के आंतरिक भाग, अंतःकर्ण, जिसको हम लोग कोक्लिया या शंकु आकार की जो एक हमारे अंतःकर्ण में एक हिस्सा है, या दूसरा है वेस्टिबुलर ऑर्गन, जिसको हम लोग संतुलन, हम लोग अगर सीधे खड़े हो पाते हैं, कभी कभी आप लोगों को महसूस होता होगा कि आपको चक्कर आ रहा है, आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण अंतःकर्ण में स्थित हमारे संतुलन प्रणाली, या जिसको हम लोग वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं, उसमें अगर कोई समस्या होगी तो हम सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये जो वेस्टिबुलर सिस्टम है ये भी हमारे सुनने में मदद करता है, कोक्लिया भी सुनने में मदद करता है। तो प्रत्येक जो अंग है कान के, उनके प्राथमिक कार्य भी है और द्वितीय कार्य भी है। सुनना हमारा द्वितीय काम है और दूसरा जो है उसका प्राथमिक कार्य है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपके कान के अंदर कुछ हेयर सेल्स है, तो हेयर सेल्स किसके लिए है? आपको बाहरी जो गंदगी है, धूल गंदगी है, वो अंदर जाने से रोकने के लिए वो हेयर सेल्स है। तो प्रत्येक अंग के, हमारे जितने भी शरीर के अंग होते हैं, उनका प्राथमिक कार्य होता है, उनके द्वितीय कार्य होता है। तो सुनना हमारा प्राथमिक कार्य नहीं बल्कि सुनना हमारा द्वितीय कार्य है। जो अंग के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, तो इनमें जितने भी अंगों की आप अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखेंगे तो एनाटॉमी तो सेम होगी, फिजियोलॉजी 2 प्रकार की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिजियोलॉजी मतलब कार्य, एनाटॉमी मतलब संरचना। तो संरचनात्मक समस्या है तो हम लोग उसको सही कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रियात्मकता की समस्या है तो उसको कैसे समाधान करेंगे, हम आगे चर्चा करें। तो ये प्रकार के आधार पे, जो हमारे कान के प्रभावित होने वाले अंगों के आधार पर हम श्रवण दोष को 3 प्रकार से हम लोग जनरली बांटते हैं। और एक चौथा है जिसको हम लोग सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है? कि जो हमारे ब्रेन है, हमारे जो 8th नर्व है, 8वां जो नर्व है, स्नायु है, उसमें अगर कोई समस्या है और उसके वजह से बाह्य कर्ण सही है, मध्य कर्ण सही है, आंतरिक कर्ण सही है, लेकिन उसकी ऑडिटरी नर्व में कुछ समस्या है, तो उस प्रकार की समस्या जब होते हैं तो ये ऐसे बच्चों को हम लोग सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है? कि ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको शोरगुल वाले वातावरण में सुनाई नहीं देंगे, लेकिन शांत वातावरण में वो आसानी से सुन सकते हैं। तो ये जो समस्या होती है, ये समस्या हम लोग के क्लास में जो बच्चे होते हैं, जिसको अगर CAPD है, तो वो क्लास में कोई भी टीचर की बात को नहीं समझ पाएगा, जबकि उसको एक अकेले रूम में बैठा के या घर पर शांत वातावरण में उसको पढ़ाया जाए तो आराम से पढ़ सकता। तो हम लोग जनरली इन चीजों को ध्यान नहीं देते। तो गंभीरता के आधार पर हमने माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर और प्रोफाउंड को जाना, और कान के प्रभावित होने अंगों के आधार पर हम लोग कंडक्टिव,
सेंसरी न्यूरल, मिक्स्ड और सीएपीडी, ये हम लोग सुन। अब आते हैं कि क्या हम लोग इसको जांच सकते हैं? तो निश्चित रूप से हम जांच सकते हैं। क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं इसके? तो अगर हम आप लोगों को ये अगर प्रेजेंटेशन हुआ होता तो मैं आपको दिखा देता कि चेकलिस्ट एक होता है। चेकलिस्ट मतलब है कि हम लोग, कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस चेकलिस्ट के मतलब 15 या 16 क्वेश्चंस होंगे, उन 15-16 क्वेश्चंस को हम उससे पूछेंगे, या उसकी छोटा बच्चा है तो उनके अभिभावक से पूछेंगे, और आंसर हमें मिलेगा यस या नो। यस या नो में मतलब, जैसे मैं एक सिंपल सवाल करता हूं, क्या आपका बच्चा नाम लेकर पुकारने पर सुनाई उसको देता है? तो पेरेंट्स कहेंगे हाँ या ना। अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा होगा तो वो कहेगा हाँ मैं सुन लेता हूँ, पीछे से अगर मुझे कोई बुलाता है। क्या आप टीवी या रेडियो की आवाज को तेज करके सुनते हैं घर पर? तो उसमें हाँ या ना। तो इस तरीके की बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं चेकलिस्ट। और ये चेकलिस्ट कोई भी यूज कर सकता है, चाहे आप विशेष शिक्षक हो, चाहे आप प्रशिक्षित नहीं भी हो, तब भी आप इसको इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति की श्रवण दोष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो जानकारी होगी, ये औपचारिक जानकारी नहीं होगी, ये हम लोग की अनौपचारिक जानकारी होगी। अनौपचारिक जानकारी से मतलब है कि हम लोग संदेह कर सकते हैं कि उसको सुनने में कुछ ना कुछ समस्या है। जैसे हमने बात करी कि उसकी बाह्य कर्ण में भी समस्या हो सकते हैं, उसके मध्य कर्ण में भी समस्या हो सकते हैं, जो हम लोग इस चेकलिस्ट के द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते। अगर चेकलिस्ट के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो हम लोग को आगे क्या करना चाहिए? चेकलिस्ट होता है एक, जैसे कहते हैं ना, संदेह पैदा करने के लिए। हम लोग जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारे नस को पकड़ता है, तो नस को पकड़ना हमारा जो है अनौपचारिक है, लेकिन क्या वो उस नस के पकड़ के आपको ये कह सकता है आपको मलेरिया है या टाइफाइड है या किसी अन्य प्रकार की बुखार है? नहीं कह सकते। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? अर्थ टेस्ट में जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से चेकलिस्ट के द्वारा अगर हम लोगों को 3 या 4 ऐसे वाक्य होंगे जिसमें वो ना कह दिया कि उसको मतलब टीवी वो तेज आवाज कर सुनना इसलिए देता है, हाँ, तो ऐसे अगर 4-5 रेस्पॉन्स जो है सही आया, तो हम लोग उसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको श्रवण जांच की ओर भेजेंगे। तो श्रवण जांच कई प्रकार के, श्रवण जांच औपचारिक भी है, श्रवण जांच अनौपचारिक है, श्रवण जांच व्यवहारिक है, श्रवण जांच वस्तुनिष्ठ भी है, श्रवण जांच व्यक्तिनिष्ठ भी है, श्रवण जांच व्यक्तिनिष्ठ भी है। जैसे मैं आपको पूछूं कि आप अगर 3 महीने के बच्चे को पूछेंगे तुमको टीवी देखना पसंद है, वो क्या बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग उसकी सुनने की जांच कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों को वस्तुनिष्ठ जांच पर निर्भर रहना होगा। वस्तुनिष्ठ जांच क्या होते हैं कि जिसमें व्यक्ति को रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं। रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं मतलब, जैसे मैं आपसे पूछूं, आप लोग सुना, आप लोग को मेरी आवाज पहुंच रही है, तो आप लोग तुरंत हाँ कह देंगे या हाथ उठा देंगे सभी। अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप लोग को केवल सुनाई देता है, तो आप अपनी राइट हैंड को उठा के दिखाएंगे, वीडियो ऑन करके, और दिखाएंगे कि हम लोग को सुनाई दे रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है? माइक ऑन नहीं करना है, वीडियो ऑन करके, और ये कहना है कि ये ये कहना कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो ये अगर हम 3 महीने की बच्चे के साथ ऐसे करेंगे तो क्या वो उत्तर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग को वस्तुनिष्ठ परीक्षण की ओर जाना चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होते हैं? जिसमें व्यक्ति की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप जाते हैं, मान लीजिए कि एमआरआई जब कराने जाते हैं, तो आप एमआरआई जब कराते हैं तो आप लोगों को एक मशीन के अंदर घुस जाना होता है। तो उस समय आप, उससे पहले आपको कुछ जो है नींद की गोली टाइप का या कोई तरल पदार्थ है वो आपको पिलाया जाता है, ताकि आप लोगों की जो जागृत अवस्था में आप नहीं रहेंगे। तो उसी तरीके से कुछ वस्तुनिष्ठ परीक्षण है जो जागृत अवस्था में किया जा सकता है, और कुछ ऐसे परीक्षण है जिसको जागृत अवस्था में नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको मध्यकर्ण की जो समस्या है,
मोहित सिंह कौन कह रहे हैं कि कुछ नहीं पिलाया जाता है, तो उसके क्वेश्चन आंसर सेशन में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, जैसे इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री है, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री में मध्य कर्ण की जो समस्या है उसको हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक प्रोब होता है, कान के अंदर घुसा दिया जाता है और उसकी प्रेशर लेवल को देखा जाता है कि बच्चे की मध्य कर्ण में कोई समस्या है या नहीं। उसके बाद एक होता है ब्रेन स्टेम इवोक्ड रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, या जिसको बेरा कहते हैं। वहां पर उस प्रकार की जो टेस्ट है, इलेक्ट्रोड्स आपके सिर के विभिन्न स्थानों पर प्रेस किया जाता है और आपको सेंसेशन दिया जाता है और आपका ब्रेन उसको किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और इसके अलावा ऑटो अकोस्टिक एमिशन है। तो ये 3-4 प्रकार के जो है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिजिकल टेस्ट के द्वारा हम, जैसे जो व्यक्ति या जो बच्चा अपने स्वतः आंसर नहीं दे सकता है हमारे साउंड का, तो उनके लिए हम लोग इस प्रकार की परीक्षण को सजेस्ट करते हैं। उसके अलावा हम लोग बस व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, जिसको हम लोग कई प्रकार के हैं, जैसे सबसे पहला है ट्यूनिंग फॉक टेस्ट, फिर उसके बाद आता है पियोटन ऑडियोमेट्री, स्पीच ऑडियोमेट्री, विजुअल रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, प्ले ऑडियोमेट्री। इस प्रकार के बहुत सारे ऑडियोमेट्री होते हैं जिसमें व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है। तो यानी अगर हम पियोटन ऑडियोमेट्री की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपको एक 2 रूम का सेटअप है, उसमें आपको रख दिया जाता है। एक रूम में टेस्टिंग करने वाला बैठता है और दूसरे रूम में जिसका टेस्ट होना होता है उसको बैठा दिया जाता है। और हेडफोन पहना के या माइक्रो स्पीच ऑडियोमेट्री अगर हो रहा है तो माइक्रो स्पीकर के माध्यम से उसको कई प्रकार की ध्वनियां या वाणी ध्वनि दी जाती है। अगर उनमें उसका रिस्पॉन्स आता है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो उस आधार पर हम लोग ऑडियोग्राम को अंकित करते हैं। तो ये जो ऑडियोग्राम को अंकित करते हैं, ये ऑडियोग्राम कई प्रकार के हैं और जो मैंने प्रस्तुतिकरण तैयार किया था उसमें कई प्रकार के ऑडियोग्राम्स को मैंने इन्वॉल्व किया था, जिससे आप अगर कभी ऑडियोग्राम को देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाए। तो अब यह है कि जो श्रवण का आकलन, श्रवण का जो आकलन है हम लोग करने के बाद करेंगे क्या? तो हम लोगों को सर्वप्रथम ये देखना है कि अगर व्यक्ति की सुनने की क्षमता कम है तो उसके वजह से और उसके द्वितीयक प्रभाव क्या हो सकता है। तो सबसे जो पहला प्रभाव उस बच्चों के साथ होता है वो होता है कि उनकी भाषा बाधित होती है, क्योंकि आप अगर सुनाई नहीं देगा आपको तो आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे। और एक बार लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता है तो हम लोग का स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और स्पीच डेवलपमेंट नहीं होता है तो फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाधित होता है। तो ऐसे मतलब उसके प्राथमिक प्रभाव भी कुछ हो सकते हैं, उसके द्वितीयक प्रभाव भी हो सकते हैं, कुछ तृतीयक प्रभाव हो सकते हैं। तो हम लोगों को जो हमारे 5 संवेदनाएं हैं, उन 5 संवेदनाओं में हर संवेदना की अपनी अपनी रोल है, लेकिन जो श्रवण संवेदना की वजह से जो समस्या होती है उसको दूर करने के लिए हम लोगों को पुनर्वास के कई प्रयास करने चाहिए। तो पुनर्वास की जो प्रयास है, सर्वप्रथम जो है उसको उपयुक्त श्रवण यंत्र हमको रोपण करना है। उपयुक्त श्रवण यंत्र से मतलब क्या है कि अगर आप चश्मा लगाने जाते हैं तो चश्मा जितने पावर का आपका रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट में आकलन के बाद उतने ही पावर का चश्मा आप लगाते हैं, उससे ज्यादा का नहीं लगाते। तो उसी प्रकार से हमारे सुनने की क्षमता जितनी कम होगी उसी पावर का हमें हियरिंग एड लगाना है। तो जनरली क्या होता है कि ये देखा जाता है कि हम लोग के जो मैंने आपको विभिन्न मात्रा बताया था, अगर किसी का दोष है 55 से कम उसका आवाज नहीं सुनाई देता है, लेकिन उसको मशीन दे दी जाती है 90 से ऊपर वाली, तो उसको आराम से सुनाई देगा। लेकिन क्या दिक्कत होगी, उसकी नर्व सेल्फ डैमेज हो जाएंगे और धीरे धीरे वो और उसकी गंभीरता बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को, व्यावसायिकों को, जो भी व्यावसायिक इस हियरिंग एड को लगाने में जुड़े हुए हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि हम जिसकी आवश्यकता जो है उसी हिसाब से हम लोगों को हियरिंग एड देना चाहिए, ना कि उसे ज्यादा पावर का अगर दे देंगे तो वो अगर श्रवण ज्यादा उसकी समस्या नहीं होगी, तो अगर हाई पावर का हियरिंग एड दे देंगे तो अपने आप वो
90 dB से ऊपर वाले में चला जाएगा। यानी जब आप देखिए टीवी को जब आप तेज आवाज में सुनने लगते हैं तो कम आवाज होने पर आपको अच्छा नहीं लगता। तो उसी तरीके से हम लोगों को ये देखना है कि श्रवण उपकरण तो, लेकिन एक पेरेंट्स के मन में एक सवाल रहता है, क्या मशीन लगाते ही हमारा बच्चा सुनने लगेगा? तो इसका आंसर है नो। हो सकता है कि आपको चश्मा लगाने के बाद तुरंत दिखाई देने लगता हो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि मशीन लगाते ही तुरंत आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपको मशीन किस उम्र में लगाया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये देखें कि एक 40 साल के व्यक्ति को श्रवण दोष होता है तो उसको हो सकता है मशीन लगाने के बाद सुनाई देगा, क्योंकि 40 साल तक उसको तो सुनाई दिया है। लेकिन अगर एक 3 साल का बच्चा है, 3 साल तक उसने कोई भी आवाज नहीं सुनी है और उसको अचानक हियरिंग एड लगाया जाता है, तो क्या वो सुनने लग जाएगा? नहीं, सुनने तो लग जाएगा लेकिन समझ नहीं पाएगा ये किसकी आवाज है, क्या है, कौन क्या बोल रहा है। जैसे आप घर पे दूसरे कमरे में होते हुए आपकी पापा अगर दूसरे कमरे में है, उनकी आवाज अगर आपके पास आती है तो आप कह देते हैं पापा की आवाज। लेकिन 3 साल तक आपको कुछ नहीं सुनाई दिया है, अचानक आपको हियरिंग एड लगा दिया गया, तो क्या आपको पूछा जाएगा कि ये किसकी आवाज है तो आप बता देंगे? तो इसके लिए हम लोगों को जो हियरिंग एड है, हियरिंग एड को हम लोगों को कई प्रकार की हियरिंग एड है, कई कंपनियां भी है। अगर भारत में आप देखें कम से कम 15-16 कंपनियां हैं जो हियरिंग एड का व्यवसाय करती है, और उसमें भी कई प्रकार के हैं। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो बाहर नहीं दिखाई दे, हमको कॉस्मेटिक, मतलब लोग ये मानेंगे कि भाई ये जो है श्रवण बाधित है तो इसलिए समझ जाएंगे, तो हम लोगों को कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये भी चाहिए कि वो हमारे बाहर ना दिखे। तो वैसा भी हियरिंग एड है, लेकिन वो हियरिंग एड पावरफुल नहीं होता, वो हमारे बच्चों के लिए काम नहीं आएंगे। तो हमारे बच्चों के लिए जो काम आते हैं वो है बॉडी लेवल है, बीटीई है, और जो अत्याधुनिक कोक्लियर इम्प्लांट है। कोक्लियर इम्प्लांट भले ही महंगी है, लेकिन इसका जो कार्य है वो कार्य यह है कि आपको पूरी तरह से सुनाई देगा उससे। नॉर्मल हियरिंग है, कोक्लियर इम्प्लांट इज नॉर्मल हियरिंग। लेकिन जितने भी हियरिंग एड मैंने आपको बोला वो लगाने के बाद तुरंत बच्चा सुनने या बोलने नहीं लगेगा। उसको हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप जो रिहेबिलिटेशन का है उसको हम लिसनिंग ट्रेनिंग या ऑडिटरी ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग हम जब तक नहीं देंगे उसको कि उसकी आवाज है, और ये ट्रेनिंग चरणबद्ध रूप से दिया जाता है। चरणबद्ध रूप से मतलब उसको हम लोग डिटेक्शन स्टेज से लेकर डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन और कंप्रीहेंशन स्टेज पर हम ले जाते हैं। यानी कौन से दिशा से आवाज आ रही है डिटेक्ट करना, किस प्रकार की आवाज आ रही है। फिर डिस्क्रिमिनेशन के बाद हम करते हैं तो ये आवाज दूसरी आवाज से किस प्रकार भिन्न है। तो ये सारे चीजों को हम लोग जो है ऑडिटरी ट्रेनिंग या लिसनिंग ट्रेनिंग के अंतर्गत हम देते हैं। उसके साथ साथ हम लोग के एजुकेशन भी चलता रहता है। तो अगर ये सारे काम हम कम समय में नहीं करेंगे, कम उम्र में नहीं करेंगे, तो बच्चे के साथ जीवन भर उसकी समस्या रहेगी। जनरली हम लोग की इंडिया में जो हम लोग देखते हैं कि औसत उम्र जो है श्रवण दोष की पहचान की, यानी ज्यादातर लोगों को ये भी पता नहीं है कि ये इसको श्रवण दोष है या किसी प्रकार की समस्या है। तो हम लोग जो भारत में औसत रूप से जो हम लोग इनकी पहचान करते हैं, तो 3 से 3.5 साल की उम्र में इनको हम लोग इनके लिए कुछ करने के लिए, तो 3 से 3.5 साल तक जब समय हो जाता है, तो 3 से 3.5 साल तक आप सोचिए, आपको एक जगह पे 3 से 3.5 साल कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, जंगल में छोड़ दिया जाएगा, और 3.5 साल बाद आपको फिर वहां से उद्धार किया जाएगा। तो क्या आप नॉर्मल व्यक्तियों की तरह बातचीत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम लोगों को माहौल सही देना चाहिए बच्चों को, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, या जो हमारे रिश्तेदार के रूप में हम लोगों को उनको उनके साथ कंटिन्यूसली बातचीत करते रहना चाहिए। तो ये सारे चीजें हम लोगों को पुनर्वास के अंतर्गत उनके लिए करना है। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि श्रवण दोष की जो संवेदना है उनकी आकलन कैसे करना है, उसकी पुनर्वास कैसे करना है, तो संक्षिप्त जानकारी आपको हो गई होगी। अब मुझे लगता है कि हम लोगों को ये प्रयास करते रहना चाहिए
कि जब भी हमें पता चले कि हमारा बच्चे के साथ चेकलिस्ट जो आपको मिलेगी, तो चेकलिस्ट के माध्यम से आप उस चेकलिस्ट को देखिए, और जहां पर आपको लगेगा 3-4 जगह पर उस बच्चे का रिस्पांस नेगेटिव है, तो तुरंत आपको उसको ये कर देना चाहिए, क्या बोलते हैं कि हियरिंग टेस्टिंग की ओर ले जाना चाहिए। और हियरिंग टेस्ट किसके माध्यम से कराएंगे? प्रशिक्षित ऑडियोलॉजिस्ट, प्रशिक्षित ऑडियोलॉजिस्ट जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा पंजीकृत है, वो उस इनकी जांच करे और सही रिपोर्ट दे। ज्यादातर जगह पे क्या होता है, लोग ये दिव्यांगता का लाभ उठाने के चक्कर में कहते हैं हमको 40 डीबी दिखा के हमको डिसेबल सर्टिफिकेट दे दो, तो और जो 90 डीबी वाला है उसको मिलने में इधर उधर भागना पड़ता है। तो ये सारे चीजों को थोड़ा सा मतलब व्यावसायिक रूप से एक प्रोफेशनल के रूप में आपको उनको ट्रीट करते हुए और उनका प्रॉपर असेसमेंट करते हुए उनको हियरिंग एड फिटमेंट के लिए ऑडियोलॉजिस्ट के माध्यम से, और उनकी जो वाणी और भाषा की प्रशिक्षण है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के माध्यम से उनको जरूर कराए, जिससे उनकी पुनर्वास पर कोई समस्या नहीं हो। और अगर मान लीजिए कि ये सब नहीं हो पाता, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चे का कोई सामान्य विद्यालय में पढ़ने का कोई हक नहीं है? तो ये दूसरा पक्ष उसका है कि जो बच्चे इस प्रकार की पुनर्वास प्रक्रिया से नहीं गुजर पाते हैं, उनको हम लोग कैपिटल डी डेफ के रूप में हम लोग देखते हैं, यानी वो लोग बधिर की श्रेणी में आते हैं। बधिर मतलब क्या होता है? जिसका प्राथमिक संप्रेषण का माध्यम सांकेतिक भाषा है। आप लोग जनरली देखते होंगे कि ऐसे बच्चे जो है सांकेतिक भाषा के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आप लोग उनसे साथ बातचीत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपको सांकेतिक भाषा का ज्ञान नहीं। और हमने देखा है विशेष विद्यालयों में जो बच्चे बधिर नहीं है, यानी श्रवण बाधित है, यानी जिनकी सुनने की क्षमता बची हुई है, उनको प्रॉपर हियरिंग एड या प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देने से वो बच्चे क्या करते हैं, बधिरों के साथ मिलकर वो सांकेतिक भाषा को अपनी भाषा के रूप में अपना लेते हैं। और जब हम देखते हैं कि वो लोग सुन सकते थे, उनकी सुनने की क्षमता का विकास किया जा सकता था, उनमें भाषा वाणी का विकास किया जा सकता था, उस समय तक काफी देर हो चुका होता है। तो ये जो पुनर्वास की प्रक्रिया है, हम लोगों को इसको 2 भाग में बांट देना पड़ेगा, बधिरों का पुनर्वास और श्रवण बाधितों का पुनर्वास। तो बधिरों के पुनर्वास के लिए हो सकता है कि वो बच्चा साइन लैंग्वेज के माध्यम से अच्छा करे, तो सांकेतिक भाषा के माध्यम से भी शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है और सुनकर भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि क्या उस बच्चे के लिए उपयुक्त है, और उस उपयुक्त क्या डिसीजन आप पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग इसको विराम देते हुए, और आप लोगों से मैं कुछ सवाल लेना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल आए हैं सर। चंद्रभान द्विवेदी जी ने पूछा है, श्रवण दिव्यांग बच्चों हेतु श्रवण प्रशिक्षण किस प्रकार उपयोगी है? एज बताइए पहले। द्विवेदी जी। हेलो, एज बताइए। आवाज आ रही सर? हाँ हाँ क्लियर आवाज। हाँ प्रणाम सर। छोटे बच्चों हेतु सर स्पीच थेरेपी से पहले जैसे कहा जाता है कि आप ऑडिटरी ट्रेनिंग वगैरह कराएं, तो वो सब थोड़ा आपको बता दें। नहीं, स्पीच थेरेपी से पहले ऑडिटरी ट्रेनिंग नहीं, वो एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। हाँ वही सर थोड़ा सा जानना चाह रहे थे। एक साथ वो होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब आप पहले ऑडिटरी ट्रेनिंग कराएंगे उसके बाद स्पीच थेरेपी कराएंगे, ऐसा नहीं। ये साइमल्टेनियस एक साथ करने वाली प्रक्रिया है। और सबसे पहले मैंने जो आपको बोला कि जो ऑडिटरी ट्रेनिंग देने से पूर्व हमें ये देखना है कि जैसे मैंने आपको स्पीच बनाने की बात करी, स्पीच बनाना मतलब 40 से 60 डीबी के बीच में जो हमारी स्पीच साउंड है, क्या उसकी हियरिंग एड उस साउंड्स को सुन पाने में समर्थ है? अगर नहीं है तो इसका मतलब वो हियरिंग एड उसका सुइटेबल नहीं है। तो हियरिंग एड सुइटेबिलिटी की टेस्ट करने के लिए हम लोगों को एडेड ऑडियोमेट्री करनी पड़ेगी। एडेड ऑडियोमेट्री किसको कहते हैं? कि जो हियरिंग एड लगाने के पश्चात उसकी ऑडियोमेट्री टेस्ट। तो अगर हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन से फ्रीक्वेंसी में, कौन से इंटेंसिटी में
बच्चे को समस्या है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग ऑडिटरी ट्रेनिंग और स्पीच लैंग्वेज इंटरवेंशन करते हैं तो हर बच्चे को ये फायदेमंद हुआ। जहां पर ये प्रक्रिया में कमी रही है वहां पर बच्चों को फायदा नहीं हुआ। अगला प्रश्न आया है सर, अमजद खान जी का, ग्रुप हियरिंग कैसे चेक करते हैं? ग्रुप हियरिंग देखिए, आप अगर मान लीजिए कि आपकी कक्षा में बच्चों का, उसको टेस्टिंग नहीं कहते हैं, उसको स्क्रीनिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी एक सिंपल सा सवाल किया था कि जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं वो हाथ उठाइए, वो क्या था? वो था ग्रुप हियरिंग स्क्रीनिंग। तो जो जिनको सुनाई दे रहा था उन्होंने हाथ उठाया, जिनको सुनाई नहीं दे रहा था उन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर डाउट कर सकते हैं। क्लासरूम में आप जब कोई भी बात करते हैं और आपको कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, इसका मतलब वो सुन नहीं रहा। तो ये ग्रुप हियरिंग टेस्टिंग नहीं है, ग्रुप हियरिंग स्क्रीनिंग है। अगला प्रश्न निशांत गौतम ने पूछा है सर जिनको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो क्या वो लोग मशीन के जरिए सुन सकते हैं? मैंने एक कोक्लियर इम्प्लांट शब्द का उच्चारण किया था हियरिंग एड में। तो हियरिंग एड में जब मैंने कोक्लियर इम्प्लांट शब्द का यूज किया तो वो जैसे कहते हैं ना, हम लोग को बाईपास कर देता है। जो हमारे बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण, इसको बाईपास करते हुए इम्प्लांट होती है। इलेक्ट्रोड एक इम्प्लांट होता है ऑडिटरी नर्व के साथ। तो हमारे तीनों कान के हिस्से जो है, बाह्य कर्ण हो, मध्य कर्ण हो या अंतःकर्ण हो, कितना भी खराब हो जाए, हम कोक्लियर इम्प्लांट टेक्नोलॉजी के द्वारा उसमें सुनने की क्षमता का विकास कर सकते। अगला प्रश्न है कृष्ण मुरारी चौरसिया ने पूछा है सर चेकलिस्ट के प्रकार बताएं। चेकलिस्ट के प्रकार नहीं, चेकलिस्ट ही है। इसमें 15 से 16 सवाल होते हैं, उसको हाँ या ना में जवाब देना होता है। हम डायरेक्ट बच्चे से तब पूछ सकते हैं जब बच्चा मैच्योर्ड हो या व्यक्ति मैच्योर्ड हो, और अगर छोटा है तो हम पेरेंट्स से हम उस सवालों को पूछेंगे। और उसमें से जहां पर 4-5 सवाल में वो फेल यानी नेगेटिव रिस्पॉन्स आया तो उस समय हम लोग ये डाउट कर सकते हैं कि उसको सुनने में कुछ ना कुछ समस्या है। तो चेकलिस्ट कई प्रकार के नहीं, चेकलिस्ट एक ही प्रकार। सतीश यादव का प्रश्न है सर, आघात से यदि कान का पर्दा क्षतिग्रस्त हो गया है जबकि सुनने में कोई परेशानी न हो तो क्या करना चाहिए? पर्दे का सर्जरी होता है और वो सही हो जाता है। बेसिकली इन्फेक्शन के कारण पर्दे बाधित होते हैं। तो इन्फेक्शन को अगर आप रोकेंगे, जैसे मान लीजिए जिस माहौल में आप रह रहे हैं वहां की चारों तरफ गंदगी भरा माहौल है, आप अगर कच्ची बस्ती, झुग्गी बस्ती में जाएंगे, वहां पर अगर आप सर्वे करेंगे तो 10% लोगों में कान बहता हुआ पाया जाएगा। तो उसका कारण है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को अगर हम रोकते हैं तो कान का बहना भी कम हो जाएगा। और नहीं भी बंद होता है तो उसके लिए शल्य चिकित्सा है उपलब्ध। शालिनी यादव का प्रश्न है सर, मिडल ईयर टेस्ट के लिए आपने कौन सा टेस्ट बताया था सर, एक बार पूरा इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, IMPENDENCE, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। शंभू गुप्ता ने पूछा था, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या सांकेतिक में ही पढ़ाया जाए, क्या कैसे पढ़ाया जाए? मैंने कंक्लूजन में बताया, दो इसकी धार है, दो रास्ता है। या तो आप श्रवण यंत्र के माध्यम से पढ़ाइए तो मौखिक रूप से पढ़ाइए, अगर श्रवण यंत्र के बिना पढ़ाएंगे तो सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही पढ़ाना। अमित सिंह कुशवाहा जी ने पूछा है, इज हियरिंग एड्स यूजफुल फॉर प्रोफाउंड डेफ स्टूडेंट? क्वेश्चन मार्क। कोक्लियर इम्प्लांट भी एक हियरिंग एड है, तो निश्चित रूप से प्रोफाउंड, जिसको एकदम 120 dB की आवाज भी नहीं सुनाई देती है, तो उसके लिए भी कोक्लियर इम्प्लांट हम प्रेस्क्राइब करते हैं। आशीष दुबे जी का एक सुझाव और प्रश्न दोनों समन्वित है सर, श्रवण बाधित बच्चों का सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत होती है, इस पर कोई विचार? देखिए, सर्टिफिकेट जब बनते हैं तो हमारे यूपी में हर जिले में श्रवण जांच की सुविधा नहीं है। जैसे हम अगर बात करें, सुल्तानपुर है, अमेठी है, या जितने बाराबंकी है, इन सब जिलों में जिला मुख्यालय में ऑडियोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट नहीं है। तो ऑडियोलॉजिस्ट अगर अपॉइंटेड नहीं है
तो टेस्टिंग कौन करेगा, तो वहां से लोग लखनऊ रेफर कर देते हैं। तो लखनऊ में सुविधा उपलब्ध है, एक बार वो टेस्टिंग करके चले जाते हैं, टेस्टिंग करने के बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं आती। संगीता रेडकर 74 का प्रश्न है सर, मशीन लगाने के बाद बच्चा तुरंत सुनना शुरू करना चाहिए, ऐसी पेरेंट की अवधारणा हो तो उनको किस तरह उनकी काउंसलिंग कैसे करें, थोड़ा बताएं। इसको दूसरे पेरेंट्स के साथ सही संबंध बनाते हुए, ऐसे पेरेंट्स जो इस प्रकार की विचारधारा पहले रखे थे और उनको फिर विचारधारा को परिवर्तन करते हुए उनके बच्चे की जो अनुभव है, उनके बच्चे के अनुभव को दूसरे पेरेंट्स के साथ साझा करने पर, उनको उनके नेटवर्क बनाने पर वो एक दूसरे से, क्योंकि आप जब एक व्यावसायिक होते हैं, शिक्षक होते हैं, तो आपकी बात को नहीं समझ सकते। जनरली हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों का एक ग्रुप है और टीचर एक अपने आप सिंगल ग्रुप है। तो जब बच्चे को समझाते हैं तो आराम से समझ जाते हैं। उसी प्रकार से पेरेंट्स को समझाएंगे तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। शंभू गुप्ता जी का प्रश्न है, टोटल कम्युनिकेशन द्वारा पढ़ाना क्या है सर? टोटल कम्युनिकेशन उनके लिए लाभप्रद है जिनको मान लीजिए कि सुनाई भी देता है और कुछ चीजें वो मिस कर जाते हैं, उनके लिए टोटल कम्युनिकेशन अगर मैं बोलते हुए ये भी ये कर रहा हूँ तो ये भी एक टोटल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। यानी मैं बॉडी लैंग्वेज का भी यूज कर रहा हूँ, मैं पिक्चर्स का भी यूज कर रहा हूँ। अगर मैं आपको अभी पावर पॉइंट के माध्यम से पढ़ा रहा होता और मेरी आवाज आप सुन रहे होते तो भी एक टोटल कम्युनिकेशन है। तो टोटल कम्युनिकेशन ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जनरली हम टीचर के नाते हमेशा टोटल कम्युनिकेशन का ही प्रयोग करते हैं। शशांक का प्रश्न है सर, 2 माह के बच्चे की श्रवण शक्ति जांच अभिभावक कैसे करेंगे? अभिभावक व्यवहारिक रूप से उसको देखेंगे, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि आप ताली बजाए और बच्चे ने पलट कर नहीं देखा या उसकी आंखें, जैसे आप सोचिए कि आप सोए हुए हैं, अचानक कोई तेज आवाज हुई तो आप चौंक कर उठ जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर बच्चा इस प्रकार की तेज आवाज या मान लीजिए कि जनरली जब बच्चा रोता है तो आप देखिए कि कैसे चुप हो जाता है। जब उसकी मम्मी उसके लिए दूध की कटोरी घोल कर लाती है और चम्मच का साउंड और ग्लास के साथ टकराने से एक आवाज आती है और उस समय वो बच्चा चुप हो जाता है। लेकिन ये बच्चा क्यों नहीं चुप हो रहा है, इसको सुनाई नहीं दे रहा। रुचिपाल का प्रश्न है सर, श्रवण बाधित व्यक्ति को अकेले कहीं जाना पड़े तो क्या संभव है, वो अकेले कहीं आ जा सकता है? क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मतलब आपको क्या समस्या तो बताइए कि उसको क्या समस्या है। श्रवण बाधिता में चलन क्रिया नहीं बाधित होती बिटिया, इस तरह के प्रश्न पूछो। अगला प्रश्न है सर, गर्भावस्था के दौरान यदि मां तीव्र आवृत्ति की ध्वनि को सुने तो क्या गर्भस्थ शिशु पर इसका प्रभाव पड़ता है? ना, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं होती है, ये पोस्ट लिंगुअल होता है, यानी पोस्ट नाटल। नेहा तिवारी का प्रश्न है सर, कुछ बच्चे मशीन लगाने के बाद उनको सुनाई देता है बट वो कोई रिस्पांस नहीं देते हैं सर, तो हम कैसे पता करेंगे कि उनको कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? ये कई टेक्निक्स है जो शायद यहाँ पर मैं नहीं दिखा सकूं। इसको अगर आप YouTube वगैरह में कुछ वीडियोस देखेंगे कि ऑडिटरी ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर मुझे, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा होना चाहिए जिसको मैं दिखाऊं डेमोन्स्ट्रेट करके, तो उसका जो समाधान है ऑनलाइन एजुकेशन में, आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज है उसको देख। मुझे लगा नेहा तिवारी हमारे यहाँ पे एक ऑडियोलॉजिस्ट है, वो तो नहीं है। शालिनी यादव ने वैसे प्रश्न तो विषयगत नहीं पूछा सर, लेकिन फिर भी अब प्रश्न है तो मैं कह दे रहा हूँ सर, थोड़ी साइन लैंग्वेज बता दीजिए जो डेली यूज में आती है। डेली यूज में क्या क्या आती है आप बताइए तो उसी हिसाब से मैं बता दूं। जैसे यूज पर है। नहीं, जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि चावल, रोटी, तो इस तरीके के बहुत सारे आप जनरली उसको अगर आप सर, हाँ कई लोग होते हैं सर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और वो सर ABCD ये जो चीजें। अच्छा, अभिवादन से संबंधित पूछ रहे बेटिया? यस सर, और भी एक दो चीजें जो वो डेली यूज में आती है बता दीजिए। नहीं, देखो साइन लैंग्वेज जो है जितना मैं बताऊं उससे बेहतर बताएंगे डेफ।
जो बधिर है वो हमसे बेहतर बताएंगे। मैं तो आपको केवल उनसे सीखे हुए चीजों को मैं आपको बता सकता हूँ। आप अगर एक शब्द बोलिए और उस शब्द को मैं साइन लैंग्वेज में कोशिश करूंगा कि आपको बताने की। और आप लोगों के लिए एक, अगर आप वास्तविक साइन लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं कुछ, तो एक 5000 शब्दकोश वाला एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग साइन लर्न, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर चैट बॉक्स में, ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसमें 5000 शब्दकोश हैं। 5000 शब्दकोश जो भारतीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली द्वारा डेवलप किया गया है। और इसमें आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अल्फाबेट्स जितने हैं इंग्लिश के, और कुछ कुछ शब्द है जो वो आप लोग आराम से सीख सकते हैं। सर एक शंभू गुप्ता का प्रश्न है कि जो डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं इनके पढ़ाने का प्रभावी तरीका क्या है? मुझे लगता है 2 दिन पहले आप लोग को कुछ एक लेक्चर्स डेफ ब्लाइंड बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, टैडोमा टेक्निक्स वगैरह पढ़ाया गया होगा। तो आप लोग न रहे हो सर, इसलिए इन्होंने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। हाँ। ये नेहा तिवारी ने पूछा है, जो भी हम एक्टिविटी पूरे दिन में करते हैं उसको ही हम साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसको साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, हर शब्द को किया जा सकता। पूजा शुक्ला का प्रश्न है, सर अगर बच्चा जन्म से ही श्रवण बाधित है तो जन्म के कितने समय बाद पूर्णतया पता चल सकता है कि बच्चा श्रवण बाधित है? तुरंत तुरंत जन्म होते से ही पता चल जाएगा। अगर बच्चे नहीं रोया, जन्म होने के बाद बच्चे ने रोना नहीं किया, तो हम तुरंत डाउट कर लेंगे इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। और आजकल जितने भी अच्छे हॉस्पिटल है वहां पर 2 दिन में रूटीन टेस्ट होता है। रूटीन टेस्ट में हियरिंग टेस्ट भी एक रूटीन टेस्ट में है। ये सारे टेस्ट करने के बाद ही बच्चे को डिस्चार्ज किया जाता है। मोहित सिंह ने एक अपनी जिज्ञासा व्यक्त की थी, शायद उनके पास इस चीज की जानकारी नहीं, आपने कोट भी किया था कि चेक के समय कुछ पिलाया जाता है, उन्होंने टाइप किया था सर कुछ नहीं पिलाया जाता। इस पे थोड़ा सा उनको क्लियरेंस कर दो। ना, देखिए जैसे इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री है, वहां पर सुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके कान के अंदर एक प्रोब डाला जाएगा और उसका प्रेशर चेक किया जाएगा, तो उस समय सुलाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो बेरा टेस्टिंग है उस समय जरूरत है। और क्योंकि जब आपको ब्रेन को सिग्नल दिया जाएगा तो ब्रेन आपको रिस्पॉन्ड करेगा, उस सिग्नल का रिस्पॉन्स ब्रेन से ही डायरेक्ट मिलने के लिए हम लोगों को सुलाना जरूरी है। क्या और किसी के कोई प्रश्न है? अगर है तो चैट बॉक्स में या तो अपने माइक को आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नंदलाल कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हमें लगता है सभी के प्रश्नों का समन हो चुका है सर। जो जिज्ञासाएं थी उन बच्चों की शक्ति आ चुकी है। और थोड़ा सा टेक्निकल जो प्रॉब्लम नहीं होता तो ये लोग और बेहतर तरीके से चीजों को देख पाते और समझ पाते। हेलो सर। जी पूछे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा एक कजन है, चचेरा भाई सर, तो वो जन्म से ही सुन नहीं पाता था, सुन नहीं पा रहा, अभी भी नहीं सुन पाता सर। वो जो मशीन लगाता था तो उसका सर बहुत तेज दर्द होता है, इस वजह से वो मशीन का यूज कम करता है सर। आपने उसको मशीन किस उम्र में लगाया शुरू किया? सर वो जब उसके अभिभावक को पता चला, वही 2 या 3 साल का हो गया, तब पता चला कि यह पूर्णतः मतलब सुन नहीं सकता है। सर उसके लिए मतलब क्या हो सकता है सर? देखिए जैसे आप लोग अभी ऑनलाइन लर्निंग करते हुए कान में हेडफोन, ईयरफोन लगा के सुनते हैं, आपको सिर दर्द नहीं करता? करता है या नहीं? सर करता है सर। जब करता है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है कि हम लोग कैसे उसको अपना हिस्सा मान ले बॉडी का।
क्योंकि जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे सुनने की क्षमता डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि हम लोग को लगता है कि 1-2 घंटा सुनने से उसको 1-2 घंटा लगाए, फिर थोड़ा निकाल दे, मतलब गैप करते हुए, ऐसा नहीं कि उसको हटाते हुए हम लोग उसके बच्चे के वाणी और भाषा का विकास कर सकते। सर क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि सर कि कोई ऑपरेशन से या नहीं, कुछ? ब्लूटूथ वगैरह आ चुकी है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी हियरिंग एड में आ चुकी है, तो हो सकता है कुछ, क्योंकि इसका जो बेटर जवाब आपको दे पाएंगे वो हियरिंग एड कंपनियां दे पाएंगे। धन्यवाद सर। सर अंकित जी का एक प्रश्न आया है, क्या हियरिंग लॉस के अकॉर्डिंग हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम को फ्यूचर में सही किया जा सकता है या हो सकती है? क्या चीज? हियरिंग लॉस, क्या हाँ, हियरिंग के अकॉर्डिंग हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम, मतलब सुनने की क्षमता कितनी है, हाँ। इससे उसके भविष्य में सुधार की संभावना क्या रह सकती है? देखिए, जो हियरिंग लॉस होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। आज अगर थोड़ा है, कल थोड़ा सा ज्यादा और होगा और बढ़ेगा, तो उसको कम करने के लिए हम लोग सुनने की क्षमता पर ज्यादा जोर देते हैं। तो ये नहीं है। और किसी ने लिखा है शायद, मंत्री से एमएलए से क्यों जैक लगाना पड़ता है? वो प्रवेश अंकित के सिंह। संदर्भ में लिख रहे हैं सर, उसका उस प्रश्न को हम लोग खुद उत्तरित कर देंगे, यहाँ हाँ। उसका उत्तर देना ठीक नहीं। हम्म। तो अब हमें लगता है आप लोगों के प्रश्न पूर्ण हो चुके होंगे, या अगर किसी छात्र छात्रा के या किसी अध्यापक के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग अब क्लास की पूर्णता की तरफ चले। आशा है सर सभी के प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। आपने जितनी ही विशिष्टता के साथ एक एक बिंदु को क्लियर किया है, अब तो प्रश्न उठना, अब तो सिर्फ और सिर्फ इनके जो प्रश्न बने थे उन प्रश्नों का उत्तर इन्हें मिलना था, सो मिला है। आपका आशीर्वाद हमारे इस ग्रुप को, हमारे इस परिवार को मिलता रहे, यही हम लोगों की आशा आपसे बनी रहेगी। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा। जैसा आप देख पा रहे होंगे चैट बॉक्स में सभी बच्चे लिख रहे हैं और सभी अपनी अपनी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। कई बच्चे और भी क्लासों की मांग डिमांड कर रहे हैं, वो चीजें हम लोग कर लेंगे इनसे। आज के लिए, आज के हमारे इस क्लास में उपस्थित होने के लिए, अपनी विद्वत्ता हमारे बीच रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। संस्था की तरफ से, डीएससी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम। धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों को सूचित कर दूं, इस क्लास में कोई फीडबैक फॉर्म नहीं है, क्योंकि हम सर्टिफिकेट आपको नहीं देते, इसलिए आपसे कोई फीडबैक नहीं लेते हैं। आपने बताया कि आपको और क्लासे विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पे चाहिए, तो अवश्य हम लोग ले आएंगे। तो बात करके विद्युत जनों से आप तक क्लास पहुंचाएंगे। आज की क्लास यहीं पे पूर्ण होती है। सभी से निवेदन है कि वो लिफ्ट कर जाए, सभी से स्वागत। सर